नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। भयानक यात्रा और माँ काली के अद्भुत मंदिर के भाग तीसरे में आपका स्वागत है। भाग दूसरे में हमने देखा कि दिवाकर उसके बेटे राजू को पुराने डेहले की आत्मा के बारे में बता रहा होता है, जिस आत्मा ने पूरे गांव में कोहराम मचाया होता है। राजू उनसे आत्माओं के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। इतनी बात पर देव सिंह उसके दोस्तों को बर्मन के बारे में पूछता है। सतीश गलती से सब देव सिंह को बता देता है। उसके बाद सब तय करते हैं कि किले के किसी अधिकारी से बात करके बर्मन के बारे में वे कुछ जानकारी ले लें, लेकिन वहाँ से भी निराश होकर उनको वापस लौटना पड़ता है। वो लोग कहीं रहने की जगह ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं। वहाँ एक गाड़ी वाला उनको बोलता है कि सारे होटल अभी बंद हो गए हैं, तो वो उसकी खोली में रह सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता ना है। वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब आगे सब लोग अपना अपना सामान गाड़ी के ऊपर रखकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में ज़्यादा जगह ना होने के कारण एक दूसरे से चिपक के बैठना पड़ता है। हितेश और विवान गाड़ी में ड्राइवर के बाजू में बैठे होते हैं और सतीश, जूली, डिम्पल गाड़ी में पीछे की तरफ। पुरानी गाड़ी थी, उसी कारण गाड़ी को 4 बार सेल्फ मारने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। ये देखकर हितेश ड्राइवर की तरफ देखने लगता है और कहता है, भैया गाड़ी तो चालू हो जाएगी ना। भाई साहब, पुरानी गाड़ी है, महीने भर मेहनत के बाद इतने पैसे नहीं बच पाते जिससे गाड़ी की मरम्मत कर पाएं, इसलिए गाड़ी थोड़ी देर से चालू होती है, ड्राइवर ने कहा। और 2-4 सेल्फ मारने के बाद गाड़ी एक फटे हुए साइलेंसर के आवाज़ के साथ काला धुआं उड़ाकर चालू हो गई। लो जी भाई साहब, हमारी राम प्यारी चालू हो गई, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हितेश ने उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। वो एकदम निर्भाव से बैठा रहा। ये देखकर ड्राइवर थोड़ी देर चुप हो गया, लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुसार फिर से बोलना चालू हो गया। उसने हितेश से कहा, मेरा नाम जगपति है, मैं बस यहीं सवारी का काम करता हूँ, आप क्या करते हो? ये सुन के सब उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। ये देखकर जगतपति ने चुप रहना बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद अंधेरे रास्ते से गुजरते गाड़ी से नट बोल्ट की आवाज और गाड़ी में से किचुड़ किचुड़ की आवाज आ रही थी, जो सुनसान रास्ते में ज्यादा डरावनी लग रही थी। गाड़ी की सीट भी गड्ढे में बार बार गिरने के कारण हिल रही थी। गाड़ी के अंदर की तरफ एक छोटी सी लाइट का जुगाड़ बिठाया हुआ था, जिसके कारण अंदर रोशनी बनी रहे। इतने लोगों के बैठने के कारण गाड़ी का इंजन जैसे हाँफ रहा, ऐसे चल रहा था। कुछ देर बाद अंधेरे से गुजर रही ये गाड़ी के नीचे अचानक से कुछ आ गया और वो गाड़ी वहीं जैसे किसी ने चिपका दिया हो वैसे रुक गई। जगपति बाहर निकला, उससे पहले विवान गाड़ी से कूदकर नीचे उतरा। तब उसका पैर मिट्टी के गड्ढे में पड़ा, जिससे वो जमीन पे गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर हितेश उसकी तरफ गया और उसको उठाने लगा। जगपति जल्दी से बाहर आया और उसने गाड़ी के अंदर की लाइट को तार से लंबा करके गाड़ी के नीचे की तरफ करा और हितेश ने भी अपने मोबाइल की लाइट गाड़ी के नीचे कर दी। धत तेरी, इसको भी अभी फंसना था, हितेश ने बोला। गाड़ी के नीचे की तरफ ऊपर से गोल लेकिन नीचे से एक चौकोर पत्थर गाड़ी के बीच में फंस गया और गाड़ी के 3 पहिए हवा में लटक गए थे। फिर सब लोग गाड़ी से उतर गए और जगपति ने गाड़ी में बैठ के उसको निकालने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी के इंजन ने साथ नहीं दिया। जगपति हार कर गाड़ी से निकल कर बोला, अभी के लिए गाड़ी को भी यही छोड़ना पड़ेगा और अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा हमें। अंधेरे रास्ते के सामने की तरफ ही जगपति का गांव था और लगभग 100 मीटर दूर किसी इमारत के घर की रोशनी दिख भी रही थी। अंधेरा होने की वजह से डिम्पल और विवान कुछ ज्यादा ही डर गए थे। सबने गाड़ी से अपने सामान को उतारा और जगपति के गांव की तरफ चल दिए।
सबने एक तरफ मोबाइल की टॉर्च और दूसरी तरफ अपना सामान पकड़ा हुआ था। उनमें जगपति सबसे आगे चल रहा था और सतीश सबसे पीछे। जगपति भैया, कितना समय लगेगा आपके घर पहुंचने में? विवान ने कहा। बस भाई साहब, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। तभी कब से चुप हितेश ने अपना मौन तोड़ा। आप अकेले रहते हो? जगपति ने बोला। नहीं साहब, हमारे माई बाप और हमारी बीवी, हम 4 लोग रहते हैं। कोई बच्चा नहीं है आपका? निराश स्वर में जगपति ने कहा। नहीं साहब, हमारा कोई बच्चा नहीं है। भगवान ने हमारी झोली खाली रखी है। फिर उसका गला भर सा गया। हितेश ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हमें माफ करना जगपति भैया। जगपति ने अपना गला ठीक करते हुए कहा। भाई साहब, अब ये तो ऊपर वाले का निर्णय है, उसमें आप माफी ना मांगिए। वो जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। हितेश ने कहा। बहुत भले और भोले आदमी हो आप। तभी जगपति ने आंखों से हितेश का शुक्रिया किया। फिर जगपति ने हितेश से पूछा। आप बताइए भाई साहब, आप जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से चुप से हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। कोई तकलीफ में हैं आप? सफर में जब बैठे तब से आप लोग एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे थे और अभी भी सब चुप हैं। जगपति अपनी आदत के अनुसार एक ही सांस में बोल गया। जगपति के इतने सारे सवालों के जवाब अभी तो हितेश नहीं दे सकता था, इसलिए हितेश ने बड़ी सी सांस के साथ हाँ कहकर बोला। आपके घर जाकर बात करना उचित होगा। जगपति बोला। जरूर था, लेकिन समझदार भी था। वो समझ गया था कि सबकी समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी है, जिसकी वजह से सब परेशान हैं। ठीक है भाई साहब, कहकर जगपति चुप हो गया। थोड़ी देर चलने के बाद जगपति अपनी छोटी सी खोली के सामने ले जाकर बोला। लो, हमारा गरीब खाना आ गया, ये हमारा घर है। और वो अपने खड़ाऊ उतार के खोली में चला गया। खोली का दरवाजा इतना छोटा था कि एक 4 फुट का इंसान अंदर जा ही ना पाए। घर में जाने के लिए झुककर ही जाना पड़े, इतना ही उसका कद था। बारी बारी से सब अपने सामान को लेकर जगपति के घर की अंदर आ गए। जगपति के माता पिता अंदर की तरफ एक कोने से खाट पे लिपटे हुए थे। खोली में अंधेरा था और रसोड़े में से बर्तन की आवाज आ रही थी। तभी जगपति ने घर की बत्ती जलाई। जगपति बोला। आ जाइए भाई साहब, ये हमारी छोटी सी खोली है, आप इसे अपना ही घर समझिए। सबने सामान खोली के एक तरफ रख दिया। जगपति की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई से बाहर आ गई। उसने जगपति की तरफ एक प्रश्नवाचक नजर से देखा। जगपति अपनी पत्नी का चेहरा देख के समझ लिया कि वो क्या कहना चाहती है। तब जगपति ने उसको बताया कि ये सब यहाँ के यात्री हैं और रात हो चुकी थी तो उनको रहने की जगह चाहिए थी, तो इनको मैं यहीं ले आया हूँ। रात में कहाँ जाते बेचारे। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी सुशीला ने सबको मुस्कुराकर नमस्कार किया। जगपति कहीं कोने में से छोटे छोटे और फटे हुए रजाई को लेके आया और सबको वहां बिठाया। सुशीला ने तांबे के गिलास में सबको पानी पिलाया और फटाफट चाय बनाने के लिए चली गई। सब लोग जगपति के खोली को देख रहे थे। खोली में से बीड़ी की हल्की हल्की सी बदबू आ रही थी। अंदर से घर गाय के कंडों से लीपा हुआ था। घर में ठंडक थी और शांति भी। तभी जगपति ने बोला। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहते थे हमसे, बताइए। हितेश ने एक नजर सबकी तरफ देख के जगपति को बोला। हमारा एक दोस्त शाम से किले के बाहर से गायब हो गया है। सब जगह ढूंढने के बाद भी उसको हम नहीं ढूंढ पाए। उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। और फिर शुरू से लेके पूरी कहानी हितेश ने जगपति को बताई। जगपति की आंखें छोटी हो गई। उसके सिर पे जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया, वैसे सलवटें दिखने ही लगी। उसकी आंखें जैसे 1000 दृश्य देख रही हो, वैसे यहां वहां विचारों में घूम रही थी। उसके हाथ अटखेलियां कर रहे थे और उसकी जुबान प्यास की वजह से सूख गई थी। अब जगपति अपने विचारों में मगन हो जाता है कहानी सुनने के बाद, जो बर्मन और उसके दोस्तों के साथ बीती थी। अब सब लोग जगपति को मगन होते देखकर उसकी ओर देखने लगते हैं। सब जगपति के बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कहीं से एक खांसती हुई आवाज आती है। वो लौटेगा अगर उसकी किस्मत में होगा, लेकिन वो आएगा जरूर, जिंदा या मुर्दा।
एक कांपती हुई आवाज जो कहीं कोई कोने से आ रही थी। आवाज सुन के सबकी नजर कोने में सोए जगपति के पिता की तरफ चली जाती है। फिर से वो बोलते हैं, माया जाल है वो किला, अगर वहां कोई फंस गया तो या डर से मर जाता है या भूख से। उसका राज कोई नहीं जान पाया है। ये सुन के विवान और डिम्पल पहले से डरे हुए थे, जो अभी ज्यादा डरने लग गए। जगपति अपने पिता की तरफ मुंह करके बोलता है, हाँ, वो किला लोगों के लिए मृत्यु द्वार है। वहां का माहौल जब से राजा की मृत्यु हुई है उसके बाद से भूतिया हो चुका है, जो इतने सालों में कई लोगों को अपने अंदर समा चुका है। हितेश जगपति को देखते हैं और कहता है, क्या हमें किले के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है? जगपति कहता है, मिल तो सकती है, लेकिन वो जानकारी से आपको कोई लाभ नहीं होगा। हितेश कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, फिर भी थोड़ी जानकारी हमें चाहिए जो शायद हमारे दोस्त की जान बचा ले। जगपति अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसी समय सुशीला गरम गरम चाय और थोड़े से तले हुए चावल के पापड़ लेके आ जाती है और सबको चाय नाश्ता देती है। सब चाय नाश्ता कर ही रहे होते हैं, तभी जगपति डिम्पल से पूछता है, बहन जी, क्या आपको डर लग रहा है? डरिए मत, यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। किले से ये गांव दूर है। ये बात करते समय सुशीला अंदर रसोई में खाना बनाने चली जाती है और जगपति वहां से उठ के बाहर की तरफ चला जाता है। सब अकेले बैठे ही होते हैं, तभी एक लकड़ी के गिरने की आवाज आती है। वो जगपति के पिता की खाट से आ रही थी, जो कि कोने में था जहां अंधेरा था। तभी खाट से उसके पिता की उठने की आवाज आती है और खाट पतली सी और कानों में दर्द करे ऐसी आवाज करता है और उनको कानों में जोर का दबाव महसूस होता है, जिसके कारण सब हाथ अचानक से अपने अपने कान की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर सबको एक झुके हुए आदमी की छाया अंधेरे से रोशनी की तरफ आती दिखती है, जो हाथ में लकड़ी ले खटखट सी आवाज से धीरे धीरे चल रहा होता है। जगपति के पिता जहां से आ रहे होते हैं वहां एक छोटी सी खिड़की होती है। उसकी आधी रोशनी की वजह से जगपति के पिता का कदावर शरीर जो कि झुका हुआ था, वो बाहर से दिखने में बड़ा ही विचित्र लग रहा था। थोड़े बहुत कदम चलने के बाद जगपति के पिता बाहर की तरफ आए और उनको देख के जूली के मुंह से एक भयानक सी चीख निकल गई और विवान और डिम्पल ने हितेश को कस के पकड़ लिया। जूली का मुंह दूसरी तरफ हो गया और हितेश उनको देखकर स्तब्ध हो गया। जगपति के पिता का चेहरा जला हुआ था। एक आंख जलने की वजह से पूरी बंद हो गई थी और एक तरफ का मुंह हल्का सा बगैर चमड़ी का था, जहां से उनके दांत और जुबान दोनों दिख रहे थे। सिर में बाल नहीं थे और दाढ़ी वाला हिस्सा एक तरफ से दबा हुआ था और दूसरी तरफ सफेद रंग के बाल थे। हाथ की चमड़ी काली हो गई थी, हाथ का पंजा गायब था, पैर किसी ने बांध दिए हो वैसे टेढ़े चल रहे थे वो। जूली की चीख सुनकर बाहर बिस्तर जमा रहा जगपति तुरंत दौड़कर अंदर की तरफ आया। वो अपने पिता को वहां देखकर पूरा माजरा समझ गया। सुशीला भी वहां आ गई। उसने जूली को संभालते हुए कहा, अरे बहन जी, आप डरो मत, ये हमारे पिताजी हैं। जगपति ने बात को संभालते हुए कहा, ये मेरे पिताजी हैं जो कुछ साल पहले एक हादसे में जल गए थे। तब से ये ऐसे ही हैं। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। हितेश ने पूछा, कौन सा हादसा? भाई साहब, हमारे पिताजी तेल की फैक्ट्री में काम करते थे। वहां किसी ने जानबूझकर आग लगा दी। वहां कई लोग जिंदा जल गए और कई लोग इनकी तरह जल गए। कई महीनों तक अस्पताल में इनकी सरावर चलती रही थी। उसके बाद ये ठीक हुए। सरकार ने ये हादसे के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया था। ये सुनकर विवान ने बोला, तो फिर वो फैक्ट्री का क्या हुआ? अभी तक वो बंद है। जी भाई साहब, वो बंद हो गई। जगपति ने कहा, लोग कहते हैं कई बार वो फैक्ट्री की मरम्मत करवाई, उसको फिर से चालू करने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर से चालू नहीं हो पाई। गांव के लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। जगपति के पिता ने कहा, हाँ, वो अब शापित हो चुकी है। ना वहां कोई काम कर पाता है, ना वो जमीन कोई खरीद सकता है। जगपति की माई भी जूली की आवाज सुनकर उठ गई थी, लेकिन जोड़ों में दर्द के कारण वो उठ नहीं पाते थे। वो कान से कम सुनते थे,
इसलिए वो खोली के कोने में बस खाट पे बैठे गए थे। उसी बीच डिम्पल की नजर सतीश जहां बैठा था वहां गई। वहां से सतीश गायब था। ये देखकर वो चिल्ला के बोली, सतीश कहाँ है हितेश? अभी तो यहीं बैठा था मेरे पास। हितेश ने मुड़कर देखा और वहां सतीश को ना देख झट से खड़ा हो गया और बाहर की तरफ भागने लगा, जैसे उसको पता हो कि सतीश कहाँ होगा। हितेश को ऐसे बाहर की तरफ भागते देख सब उसके पीछे पीछे खोली के बाहर की तरफ दौड़े। बाहर की तरफ हितेश ने देखा तो वहां सतीश का कोई नामो निशान नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, सतीश कहाँ हो? लेकिन उसके आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं से भी सतीश की आवाज नहीं आई। बाहर की तरफ अंधेरा इतना था कि अगर वहां कोई खड़ा हो जाए तो भी दिखेगा नहीं। जगपति के खोली के बाहर एक छोटा सा आंगन था जो कि खोली के पीछे की तरफ था। खोली के पीछे उपयोग में लिया गया पानी के निकलने का नाला था जो एक गटर में चला जाता था। वो नाले के बाजू में से एक छोटे बिल्ली के बच्चे की आवाज आती है। आवाज सुन के सब लोग अपने मोबाइल की टॉर्च जला के उसी तरफ चल देते हैं। जब वो एक साथ वहां पहुंचते हैं तभी वो वहां किसी को नाले में पड़ा हुआ पाते हैं और वो देखते हैं उस नाले की तरफ मोबाइल की टॉर्च में वहां बैठे बिल्ली के बच्चे की आंखें चमकती और डरावनी लग रही थी। हितेश अपने मोबाइल की टॉर्च को वो इंसान की तरफ करता है। वो इंसान कोई और नहीं, सतीश ही था। सब लोग वहां से सतीश को उठा के खोली के दरवाजे पे ले आते हैं। खोली में से रोशनी सीधी सतीश के मुंह पर गिर रही होती है। उसके मुंह से झाग निकल रही होती है और उसके हाथ की कोहनी छिली हुई होती है। उसके गाल पर खून जम गया होता है और सिर पे से हल्का सा खून निकल रहा होता है। हितेश को सतीश की ये बीमारी के बारे में पहले से पता था कि जब जब सतीश डर जाता था तब उसको वोमिट हो जाती थी और वो ऐसे ही बेहोश हो जाता था। अब ये देखकर जगपति अपनी खोली में जाकर दवाई का डिब्बा लेके आता है। सतीश के मुंह पर से झाग को साफ करता है और जख्मों पे मलहम लगाता है। उसके मुंह पे हल्के से पानी छिड़कता है और तब उसको थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है किंतु अचानक से एक चीख के साथ फिर से बेहोश हो जाता है। हितेश और विवान उसको खाट पर सुलाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। सबके मुंह पे चिंता के भाव आ जाते हैं। परेशानी ने भी जैसे उनका हाथ थाम के रखा हो। डिम्पल और जूली भी हितेश के पास आकर बैठ जाते हैं। जगपति सतीश के सिर के तरफ बैठा हुआ होता है। तब हितेश कहता है कल सुबह थाने में जाके जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। जूली कहती है हाँ बस ये रात निकल जाए। विवान दबी सी आवाज में कहता है बस 2 दिन और है। जहां बर्मन की बात हम उसके पापा से छिपा सकते हैं। डिम्पल बोल उठती है हमें उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए विवान। तभी हितेश बोलता है हाँ हमें छिपाना नहीं है लेकिन कहेंगे क्या? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। सुशीला खोली से बाहर आकर बोलती है खाना बन चुका है, सब खाना खा लीजिए। सब एक मायूस से चेहरे के साथ एक दूसरे को देखते हैं। परेशानी ने उनकी भूख को जैसे छीन लिया था। वो ना चाहते हुए भी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने के बाद जगपति कहता है भाई साहब मैं आपको कुछ बातें किले के बारे में बताता हूँ, आइए बैठिए यहाँ। कहकर वो सतीश जहाँ सोया था वहीं पे जाके बैठ जाता है। सब उसकी बात सुन के उसके आसपास जाके बैठ जाते हैं और जगपति कहना चालू करता है कहते ही कि यहाँ पे एक राजा रहा करता था। उसके राज्य में किसी को तकलीफ हो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता था। वो छोटे से छोटी परेशानी को दूर करने की कोशिश करता रहता था। उसके परिवार में रानी साहिबा और उनके बच्चे थे। रानी साहिबा भी राजा जैसी ही परोपकार में लगी रहती थी। वो राज्य को अपना परिवार ही मानते थे। उनका सुख समृद्धि से भरा राज्य था। कुछ अच्छा करने वाले के दुश्मन भी होते हैं भाई साहब। वैसे ही उनके परिवार के लोग उनके राज्य को हड़पने की चेष्टा कर रहे होते हैं लेकिन राजा को उनकी भनक लग जाती है। वो उनको राज्य से निकाल देता है। तभी वो लोग दुश्मन से अपना हाथ मिला लेते हैं और उनको किले के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। घर का भेदी लंका डाहे।
यही कहावत के अनुसार राजा के साथ यही सब होता है। अपने ही परिवार वाले राजा के दुश्मन बन जाते हैं और राजा को युद्ध में मार दिया जाता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ बदला लेने में रानी साहिबा को भी राजा के साथ दफनाया दिया जाता है। उसके बाद राजा के वफादार सैनिक और उनके लोगों को जिंदा महल में ही जला दिया जाता है। पुराने लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों को भी आग में धकेल दिया गया था। उसी समय से रात को महल में गलत हरकतें होना चालू हो गई थी। रानी साहिबा को नृत्य बहुत पसंद था, तो उनके कमरे में से नृत्य की आवाज आती है। किले के और हिस्सों से कई बार चिल्लाने की आवाज आती है जो दर्दनाक होती है। मरे हुए सैनिक के लड़ने की आवाज भी कई बार लोगों ने वहां सुनी है। वहां लगाई हुई तस्वीर भी उल्टी हो जाती है। वहां आसपास के पेड़ भी, उनमें भी आत्माएं वास करती हैं। पेड़ों में से भी रोने की और चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पेड़ भी कई बार लोगों की जान ले चुके हैं। पेड़ के नीचे बैठने वाले को पेड़ की बेलों ने जकड़ के मार दिया है। किला जितना भूतिया है उतना ही रहस्यमय भी है। किले के नजदीक रहने वाले लोग मानसिक बीमार हो जाते थे और उनका इलाज कभी हो ही नहीं पाया। तभी गांव वालों ने किले के आसपास रहना वर्जित कर दिया था। उसके कुछ सालों बाद कुछ लुटेरों का दल गांव को लूटने आया था और जाते जाते गांव के हजारों लोगों को वो लोग मारकर चले गए थे। इसी सब का कारण आज भी ये गांव में अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। कई स्त्रियां और बच्चे, सैनिक और कई निर्दोष लोगों की जानें यहां गई हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग रात को घर से बाहर भी निकलना ठीक नहीं समझते। ये बात सुनकर हितेश ने बोला, किसी ने कोशिश नहीं की ये सब ठीक करने की? कोशिश तो बहुत लोगों ने करी थी, लेकिन जो भी आया सब वही आत्माओं के साथ विलीन हो गया। कहते हैं कि राजा और रानी को छल से मार डालने की वजह से उनकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए तड़प रही है। गांव में कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और वो कभी लौटकर वापस नहीं आते। जगपति बोलते बोलते रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद बोला, हम सिर्फ आपके दोस्त के लिए दुआ कर सकते हैं भाई साहब। बात खत्म करके जगपति सबकी ओर देखता है और कहता है, देर रात हो गई है, सब आराम करिए, कल आपको थाने भी जाना है। सबकी आंखें थकान और नींद से भरी हुई थी, लेकिन बर्मन की चिंता के कारण वो बेचैन हो गए थे। वो सब बाहर सतीश के खाट के पास बैठ के थोड़ी देर बात करने के बाद सब वहीं सो जाते हैं। रात को ठंडी सी हवा चल रही होती है। झिंगूरे जैसे एक दूसरे से लड़ रहे हों, वैसे एक के बाद एक आवाजें निकाल रहे होते हैं। रात की शांति झुंघूरों की वजह से भंग हो रही थी, लेकिन फिर भी सब शांति से सोए हुए थे। तभी अचानक से विवान की नींद खुलती है और वहां वो कहीं से किसी के चलने की आवाज सुनता है। किसी के कदम धीरे धीरे की तरफ जा रहे होते हैं। उसकी नजर झाड़ियों की तरफ जाती है तो वहां कुछ पौधे अभी भी हिल रहे होते हैं और चलने की आवाज अभी भी आ रही होती है। विवान हितेश को उठाता है और कहता है, हितेश, हितेश उठ, सुनना हितेश। हितेश विवान की दबी और घबराई हुई आवाज सुन के उठ जाता है। वो विवान की तरफ देखता है। विवान के मुंह पे जैसे 12 बजे हुए हो वैसा उसका चेहरा हो रहा था। हितेश उसको पूछता है, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं और इतना डर क्यों रहा है तू? विवान झाड़ियों की तरफ इशारा करके बोलता है, मैंने वहां किसी के चलने की आवाज सुनी है, कोई यहां से चल के अंदर की तरफ गया है। हितेश को अभी भी झाड़ियां हिलती हुई नजर आ रही थी। अंधेरा इतना था कि वो तुरंत वहां जाने का निर्णय नहीं ले पाया। हितेश विवान को कहता है, जगपति के कहने के अनुसार यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो डरना नहीं है। ये कहकर हितेश अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है और वही झाड़ियों की तरफ मोबाइल को घुमाता है। जब तक मोबाइल की रोशनी झाड़ियों की तरफ जाती तब तक किसी के फिर से चलने की आवाज आती है। यह सुनकर हितेश का मन भी जैसे डर से भर जाता है। कौन होगा जो कब से यहां से वहां चल रहा हो? वो मन में बड़बड़ाता है। अगर उसने अपना डर विवान के सामने जाहिर कर दिया तो विवान और भी ज्यादा डर जाएगा। ये सोचते वो खुद को संभालता है। देखो हितेश, फिर से किसी के चलने की आवाज आ रही है, विवान ने बोला। हाँ, हो सकता है कोई जानवर रात में घूम रहा हो।
हितेश ने इस बात को नॉर्मल करते हुए कह दिया। हितेश के अंदर डर और बेचैनी के भाव थे। झाड़ियों में चल रहे वो कदम अब उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे कदम उनकी तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे विवान का दिल और तेज धड़क रहा था। हितेश विवान को देखकर समझ गया कि उसकी हालत डर के मारे पतली हो रही है। उसने विवान का हाथ पकड़ के बोला, विवान खुद को शांत कर, कुछ भी नहीं है वहां। हितेश जब ये बोल रहा था तभी कदमों की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो गई और झाड़ियां और ज्यादा हिलने लगी। तभी कोई मानव आकृति अंधेरे में से चलकर उनकी तरफ आती हुई नजर आई। ये देखकर हितेश और विवान को जैसे सांप ने सूंघ लिया। वो लोग एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। तभी वो मानव आकृति उनके नजदीक आके खड़ी रह गई। हितेश ने बोलने की कोशिश करी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाई। हितेश और विवान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसी दौरान वो मानव आकृति धीरे धीरे वहीं पे गिर गई और लेट गई। थोड़ी देर हरकत ना होते हुए देख हितेश ने आंखें खोली और वहां का दृश्य देखा। हितेश ये देखकर अचंभित हो गया। उसने अपने मोबाइल को ढूंढा और मोबाइल की टॉर्च चालू करके उसी ओर देखने लगा। वो मानव आकृति कोई और नहीं, सतीश था। तब हितेश ने खाट की तरफ अपनी टॉर्च लगाकर पुष्टि करने के लिए देखा तो वहां सतीश नहीं था। वो समझ जाता है कि सतीश कहीं नींद में चलकर गया होगा। वे सोचते सोचते अपने मोबाइल की टॉर्च सतीश की तरफ करता है। तब सतीश नींद में उसी की तरफ देखकर बैठा हुआ दिखता है। हितेश वहां से एकदम से कूद के उठ जाता है और विवान भी ये देखकर डर जाता है और चिल्लाने ही वाला होता है। तब हितेश उसके मुंह पे हाथ रख देता है। वो विवान के मुंह से सिस की आवाज करके चुप रहने का इशारा करता है। थोड़ी ही देर में सतीश फिर से धीरे धीरे जमीन की तरफ ढल जाता है और सो जाता है। हितेश ये देखकर डरता जरूर है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो विवान को धीरे से कहता है, सतीश को यहाँ से उठाओ। दोनों सतीश को जमीन से उठा के फिर से खाट में सुला देते हैं। विवान के पैर इतने ज्यादा कांप रहे थे कि जिसकी वजह से वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर वो लोग आंखों को हाथों से मसलते हुए वहीं पे बैठ जाते हैं। पानी की बूंद जैसे गिरते गिरते शरीर पे जैसे एक ठंडेपन का एहसास करवाती है, वैसे ही विवान और हितेश के दिल में डर और विस्मयता के भाव घबराहट के साथ पूरे बदन में महसूस करवा रहे थे। हितेश और विवान की हालत ऐसी थी कि वो ना हार सकते थे ना रो सकते थे। हितेश सोते हुए हितेश की तरफ देखता है और उसके बाद जूली और डिंपल को वो विवान को सोने के लिए कहता है और खुद भी करवट लेके वहीं लेट जाता है। लेकिन दोनों की आंखें खुली रहती हैं और मन में विचारों का घमासान युद्ध चल रहा होता है। उनकी पूरी रात ऐसे विचारों के साथ निकल जाती है लेकिन वो दोनों सो नहीं पाते। आसमान में उड़ती चिड़ियों की मधुर आवाज और सूरज की हल्की सी रोशनी, ठंडे से पवन में झूमते हुए पेड़ उनको एक नए सुबह का एहसास करवाती है। हितेश और विवान की आंखें नींद पूरी ना होने की वजह से लाल और सूजन से मोटी हो गई थी। डिंपल और जूली भी अब उठ चुके थे। जगपति भी उठ के सबके पास आकर बैठ गया था। बस एक सतीश था जो विवान और हितेश की नींद उड़ा के खुद चैन की नींद सो रहा था। जगपति हितेश और विवान की आंखें देखकर पूछता है, भाई साहब लगता है आप रात भर सोए नहीं हो। डिंपल ने भी कहा, हाँ आंखें भी लाल और सूजन से बड़ी बड़ी हो गई हैं। सोए नहीं हो क्या आप लोग? तभी हितेश जगपति को रात की घटना का वर्णन विगतवार से करता है। जगपति और हितेश के दोस्त ये सुनकर खामोश हो जाते हैं लेकिन जगपति के माथे पे चिंता की लकीर नजर आती है। उसी समय सतीश अपनी आंखें खोलता है और सबको उसके आसपास देख के एक प्रश्नार्थ भरी नजर से सबको घूरता है। हितेश ने बोला, अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है सतीश कहता है, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है और तुम सब मेरे इर्द गिर्द ऐसे क्यों बैठे हुए हो? फिर उसको हितेश याद करवाता है कि वो जगपति के पिता को देखकर खोली के बाहर की तरफ बेहोश हो गया था और रात से वो बेहोश ही था। सतीश रात की बातें याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसको रात की बातें याद ही नहीं आती।
जगपति हितेश के कानों में हल्के से फुसफुसाता है, गिरने की वजह से भाई साहब को कुछ याद नहीं है, या फिर ये आपका दोस्त नहीं है। हितेश जगपति की बातों को ध्यान से सुनने के बाद कहता है, जो भी हो, लेकिन अब मैं मेरे एक भी दोस्त को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हितेश का सपाट जवाब सुनकर जगपति उसके कंधों पे हाथ रख देता है। तभी वहां किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उन्हीं को देखकर हंस रहा हो। तभी उनकी नजर एक इंसान पर जाती है, जिसके वस्त्र पतले सूत से बने हुए थे। उसके नजदीक आने पर पता चलता है कि वो एक साधु है, गंदा सा मैला साधु, हाथों में एक जल पात्र लिए वहीं से गुजरते हुए जा रहा होता है और उन सबको देख के बोलता है, तुमने जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। ये जिंदगी का खेल है बच्चे, मुश्किलों का सामना करके जिंदगी से लड़ना तो पड़ेगा ही। और हंसता है। एक भयानक अट्टहास करते हुए वो चलने लग जाता है। क्या सतीश अपनी याददाश्त भूल गया है? क्या उसको सच में कुछ याद नहीं, या कुछ और बात है? क्या आज भी हितेश सबको सुरक्षित रख पाएगा? आखिर ये साधु कौन है? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अगले भाग के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।